जब चुनाव आने वाले होते हैं तो सबको इस बात की क्यूरोसिटी होती है कि आखिर बड़े नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे। अपने अपने चहेते नेताओं की सीट को पता करने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता होते हैं और जो तमाम मतदाता होते हैं वो प्रयासों में जुटे होते हैं। चूंकि नेता अपने मन की बात बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताते, इसलिए थोड़ी सी आकांक्षाएं ज्यादा रहती हैं और ये बात जानने की हर व्यक्ति में दिलचस्पी होती है कि आखिर नेताजी जो बयान दे रहे हैं उनका मतलब क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर भी इन दिनों चर्चा होनी शुरू हो गई है। वास्तव में पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा के दौरान यह कह दिया कि वो कहीं भी रहें, उनकी आत्मा खटीमा में ही रहेगी। अब यह बात उन्होंने क्यों कही, किस संदर्भ में कही, यह बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कई दिनों से इस बात की चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट को छोड़कर किसी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी 2 विधानसभा सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की भी चर्चाएं काफी जोर शोर से हो रही है। हम यहां पर पुष्कर सिंह धामी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि खटीमा विधानसभा सीट का पूरा समीकरण आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की या पुष्कर सिंह धामी की खटीमा विधानसभा में क्या स्थिति है। किस रणनीति से पुष्कर सिंह धामी 2012 और 2017 में विधानसभा चुनाव जीते और इस बार चुनाव जीतने की उनकी रणनीति क्या हो सकती है। फिर आकलन करना बहुत आसान हो जाएगा कि वाकई में क्या पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट छोड़कर किसी दूसरी सीट पर चुनावी दांव लगा सकते हैं या इसी सीट को जीतने की जुगत में लगे रहेंगे। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट है खटीमा। खटीमा से लगातार 2 बार पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव जीते हैं। 2012 से पहले यानी 2002 और 2007 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो खटीमा की जो विधानसभा सीट थी वो आरक्षित सीट थी एसटी कोटे के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और शेड्यूल्ड ट्राइब कोटे से कांग्रेस के नेता गोपाल सिंह राणा यहां से लगातार 2 बार चुनाव जीते। दोनों बार बड़े अंतर से गोपाल सिंह राणा चुनाव जीते। 2002 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खटीमा में तीसरे नंबर पर थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में खटीमा में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन पहले नंबर की पार्टी बनने का ख्वाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देखते रहे। 2012 में परिसीमन के बाद आरक्षण व्यवस्था बदली और खटीमा सीट सामान्य सीट घोषित हो गई। पुष्कर सिंह धामी ने 2012 में टिकट पाने के बाद यहां पर चुनाव लड़ने की रणनीति बदली और भारतीय जनता पार्टी के खाते में खटीमा सीट को डाल दिया। 2017 में भी पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष को, कांग्रेस और तमाम जो दूसरे विपक्ष हैं, चाहे वो सपा थी, चाहे वो निर्दलीय थे, चाहे बीएसपी थी और कांग्रेस तो थी ही, उनको हराकर जीत हासिल की थी। हालांकि 2012 में पुष्कर सिंह धामी के जीत का अंतर करीबन 5000 था, जो 2017 में घटकर सिर्फ 2500 ही रह गया था। और इस बार यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे या वो कहां शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में जब 2002 का विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय बड़ी स्पष्ट स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। 2002 में जब गोपाल सिंह राणा यहां से चुनाव जीते तो 22,588 वोट कांग्रेस को मिले और बीएसपी से दान सिंह को टिकट मिला था। दान सिंह 11,844 वोट लेने में कामयाब रहे थे। बीजेपी की सुषमा राणा सिर्फ 8,648 वोट लेकर गई थी। 2007 में गोपाल सिंह राणा कांग्रेस को 36,561 वोट मिले थे। गोपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी को 17,637 वोट मिले थे और उत्तराखंड क्रांति दल, बड़ी आश्चर्य की बात है कि उत्तराखंड क्रांति दल के केआर सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे और 15,989 वोट उनको मिले थे।
अब बात करते हैं 2012 और 2017 में कैसे बीजेपी ये सीट जीत गई, कांग्रेस की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे विजय पताका फहराई। उसके पीछे की रणनीति बहुत स्पष्ट नजर आने लगती है अगर हम आंकड़ों को देखते हैं। 2012 में कुल 91,000 के आसपास वोट थे। 75% जब पोलिंग हुआ तो बीजेपी के पास 20,586 वोट मिले, यानी करीबन 30% वोट बीजेपी हथियाने में कामयाब रही और देवेंद्र चंद कांग्रेस को 15,192 वोट मिले, जो कुल जो मतदान हुआ उसका 22% थे। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे रमेश राणा, उनको करीबन 14,000 वोट मिले। 9,500 वोट बीएसपी को और करीब 4,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिले। अगर इस समीकरण को देखें तो जो थारू वोट हुआ करते हैं खटीमा सीट में, बहुत महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करते हैं, उनके एक नेता हैं रमेश राणा। वो 14,000 वोट पाने में कामयाब रहे और बीजेपी की जीत की कहानी यहीं से लिखी गई, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट होता था, गोपाल सिंह राणा जो जीतते थे वो थारू वोटों के कारण जीतते थे। उस वोट में जब सेंध लगी और रमेश राणा थारू वोट 14,000 ले गए तो बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई, क्योंकि इस बार यह सीट आरक्षित नहीं थी बल्कि सामान्य सीट थी। एक और आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। 2017 में पुष्कर सिंह धामी जब यहां चुनाव जीते तो करीबन 37% वोट जीत लाने में वो कामयाब रहे। 29,500 वोट पुष्कर सिंह धामी को मिले, कांग्रेस को 33% वोट मिले। 27,000 वोट कांग्रेस को मिले। जीत हार का अंतर सिर्फ 2,500 वोटों का था। लेकिन रमेश राणा बीएसपी से वोट ले गए 17,500 और 22% वोट सीधा सीधा रमेश राणा ले जाने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी के बगावत करने वाले ललित को करीब 4,500 वोट मिले। यानी जो जीत की कहानी इस बार भी लिखी गई वो थारू वोटों के रमेश राणा को जाने से बीजेपी की जीत की कहानी लिखी गई। हम सारे लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर सीधी टक्कर होती है तो जीत हार किसकी होती है, लेकिन वास्तव में बीजेपी की जीत में एक तीसरे फ्रंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उसका बड़ा कारण है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके वोट बढ़ जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो 32-33% का कैडर वोट होता है वो इंटैक्ट रहता है, वो बढ़ता नहीं है। और उसी का फायदा पुष्कर सिंह धामी को 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ। इस बार की स्थिति भी कुछ इसी तरीके की है। जो रमेश राणा हैं वो अब ना तो बीएसपी में है ना वो निर्दलीय हैं। इस बार वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर साहब ने भी ऐलान किया था कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव मैदान में लड़ेंगे। अब यह देखना होगा कि एसएस कलेर साहब को टिकट मिलता है या थारू जनजाति से आए हुए रमेश राणा टिकट लेने में कामयाब होते हैं आम आदमी पार्टी से। अगर आम आदमी पार्टी से रमेश राणा को टिकट मिलता है और 20, 22, 24% वोट अगर थारू जनजाति के सीधा रमेश राणा को मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फायदे में आ जाती है। और यह रणनीति 2 बार कामयाब रह चुकी है, 2012 में और 2017 में। इसलिए इस बात की भरपूर संभावना है कि पुष्कर सिंह धामी यहीं से चुनाव लड़ें और दूसरी सीट पर जो वो बात कर रहे हैं कि कहीं और वो शिफ्ट हो सकते हैं, इस तरीके के संकेत देने की जो कोशिश होती है, ये राजनीतिज्ञों का एक स्टाइल होता है ताकि विपक्ष बहुत स्पष्ट रणनीति ना बना सके। बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि काशीपुर या डीडीहाट विधानसभा ऐसी है जहां से पुष्कर सिंह धामी अगला विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। डीडीहाट से वर्तमान में बिशन सिंह चुफाल विधायक हैं जो पेयजल मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। ना सिर्फ डीडीहाट बल्कि पिथौरागढ़ जिले की कई और सीटों पर वो सीधा प्रभाव रखते हैं। उनको सीट खाली करने के लिए कहना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा असहज हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने इतने वरिष्ठ नेता को अगर सीट खाली करने के लिए कहती है और पुष्कर सिंह धामी वहां जाते हैं तो एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठेगा कि अगर मुख्यमंत्री या टीम का कप्तान अपनी सीट बदल रहा है तो इसके मायने क्या हैं। विपक्ष इस बात को प्रचारित करने की कोशिश करेगा कि हार के डर से मुख्यमंत्री अपनी सीट बदल रहे हैं।
एक और सीट पर लगातार चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री काशीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। काशीपुर से लगातार 4 बार हरभजन सिंह चीमा विधायक रहे हैं। जो बीजेपी और अकाली दल का कोटा था, उस कोटे से वो विधायक बनते रहे हैं। अब वो 75 के आसपास उम्र उनकी हो रही है और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए काशीपुर से भी ये संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि काशीपुर में उनका अच्छा खासा दखल है, राजनीतिक रूप से भी वो वहां सक्रिय हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर मैदान की किसी सीट से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए जो एक संकट सिख समुदाय की नाराजगी का है या किसानों की नाराजगी का है, तो वो कहीं आड़े ना आ जाए चुनाव लड़ने में। और पहाड़ की किसी सीट पर अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो दूसरे नेताओं की नाराजगी उनको लेनी पड़ सकती है जो अपने ही दल के हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि जब कोई मुख्यमंत्री किसी की सीट खाली करवाकर चुनाव लड़ा है तो वहां से उसे जीत हासिल नहीं हुई है। शैलेंद्र सिंह रावत से कोटद्वार में 2012 के विधानसभा चुनाव में बीसी खंडूड़ी साहब ने सीट खाली करवाई थी, वहां से चुनाव लड़े थे और हार का मुंह उनको देखना पड़ा था। पुष्कर सिंह धामी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसी भी बड़े नेता की या विधायक की सीट खाली कराना आसान काम नहीं है, इसलिए उनका पूरा ध्यान इस समय भी खटीमा विधानसभा सीट पर ही होगा। और जिस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में और 2017 में ये सीट खटीमा सीट जीती है, उसी रणनीति पर वो मुझे लगता है काम करेंगे। अगर टक्कर आमने सामने की होगी तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हमेशा से ही होती है, ना सिर्फ खटीमा में बल्कि पूरे प्रदेश भर में, बल्कि पूरे देश भर में। लेकिन अगर मामला ट्रायंगल होता है तो बीजेपी फायदे में आ जाती है। तो यह देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किसे टिकट देती है, निर्दलियों में कौन मजबूत नेता अपनी तान ठोकता है। हमने जो बताया, जिन आंकड़ों के जरिए बताया, बीजेपी को कभी भी वहां पर 37% से ज्यादा वोट नहीं मिला। 37% वोट मिला था 2017 में, जब बीजेपी की प्रचंड लहर थी, मोदी की लहर थी। लेकिन उस समय बीजेपी का उत्तराखंड में मत प्रतिशत 46.5 था, जबकि खटीमा में सिर्फ 37% था। और जब 2012 में बीजेपी चुनाव जीती थी तो करीबन 29% या 30% के आसपास बीजेपी मत पाने में कामयाब रही थी, जबकि पूरे प्रदेश भर में बीजेपी को 33% वोट मिले थे। तो इस बार यह देखना होगा किस पार्टी को कितना मत मिलता है और तीसरी पार्टी कितनी सक्रिय खटीमा में हो पाती है। साथियों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।